हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और ये भारत के बीमा सेक्टर में व्यापक सुधारों को निर्देशित करता है। किस प्रकार के सुधारों की इससे अपेक्षा की गई है, किस प्रकार के सुधार इसमें लाए जा रहे हैं, उस पर एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा कि ये विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा और जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो इसमें हो सकता है कि कई प्रकार के संशोधन हो, क्योंकि कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी यानी पहले वो लोकसभा या राज्यसभा में दोनों एक तरह से संसद में पेश किया जाता है। संसद से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति की मंजूरी विधेयक को मिल जाती है तब वो अधिनियम में परिवर्तित होता है। तो संसद में जब कोई विधेयक पेश किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा में उसमें संशोधन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज आपको संशोधन के रूप में बताई जाएगी उनको अंतिम मान करके मत चलिएगा। आपको सामान्यतः चीजें बताई जा रही है कि ये किस प्रकार से विधेयक बीमा सेक्टर में संशोधन को इस प्रकार से लाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत में बीमा सेक्टर में एक व्यापक सुधारों की तरफ बढ़ा जा सके और जो बीमा पेनिट्रेशन है यानी बीमा का जो विस्तार है उसको बढ़ाया जा सके, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। तो सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसको मंजूरी प्रदान की है? इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से किस प्रकार की चीजों को सुनिश्चित करने का प्रयास है सरकार का? एक तो इंश्योरेंस सेक्टर यानी जो हमारा बीमा क्षेत्र है उसकी समृद्धि को प्रमोट करने का सरकार का लक्ष्य है। समृद्धि को किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा? इसमें विदेशी निवेश को बढ़ा करके, मुख्य रूप से विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है और साथ ही इस प्रकार के संशोधन लाए गए हैं ताकि भारत में उपभोक्ता संरक्षण को भी बढ़ाया जा सके। ये काम किस प्रकार से किया जाएगा? चलिए इसके संशोधनों पर ठीक तरह से बात कर लेते हैं। जैसे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इस विधेयक के माध्यम से लाने का प्रयास सरकार कर रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने बीमा कंपनियों में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको 100% की अनुमति देने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से रखा है। अभी तक बीमा कंपनियों में कितने प्रतिशत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लागू था? 74% का। जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो ये एफपीआई से अलग है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग है। जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो आप बॉन्ड मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट में करता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए भी किया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी किया जाता है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है कि इतने बड़े स्तर पर निवेश होता है कि कंपनियों की भूमिका सीधे तौर पर प्रबंधन में स्थापित हो जाती है। या तो किसी कंपनी की में बड़े स्तर पर साझेदारी खरीद ली जाती है, एक्विजिशन कर लिया जाता है, या फिर एक सब्सिडियरी स्थापित कर दी जाती है जिसका संपूर्ण प्रबंधन एक प्रकार से इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये फॉरेन यानी यहीं पर कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया जाएगा और या कारखाना एस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बीमा कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% तक अनुमत था। अब इसको 100% तक लाने की कोशिश की जा रही है। 100% प्रस्तावित है ताकि भारत में बीमा सेक्टर में दीर्घकालिक ग्लोबल पूंजी को आकर्षित किया जा सके। इसको आकर्षित किया जाएगा। इसको आकर्षित करना क्यों जरूरी है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इसको आकर्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से भारत में क्या होगा? भारत में बीमा सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो ग्राहकों की सेवाओं में सुधार होगा। ग्राहकों की सेवाओं में सुधार होगा और न केवल ग्राहकों की सेवाओं में सुधार होगा बल्कि भारत की बड़ी जनसंख्या को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। बीमा सुरक्षा के दायरे में लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में जहां तक हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लगभग केवल 3% लोग ही इसके दायरे में आते हैं और जब हम अन्य सामान्य बीमा की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो केवल भारतीय पॉपुलेशन का लगभग 1% ही इसके दायरे में आता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या बीमा सुरक्षा से बाहर है। और इसमें भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों को देखेंगे, आप
जो रूरल एरियाज को देखेंगे और साथ ही असंगठित सेक्टर को देखेंगे, असंगठित क्षेत्र को देखेंगे, तो इसमें और भी बीमा सुरक्षा की हालत खराब है। तो अगर भारत में बीमा सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना है तो उसमें कंपटीशन को बढ़ावा देकर के इस चीज की शुरुआत की जा सकती है। और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी दीर्घकालिक जो वैश्विक पूंजी है उसको आकर्षित करना जरूरी है। और उसी के संदर्भ में भारत में ये 100% का बीमा कंपनियों में एफडीआई को अनुमत किया गया है। अब आप इसको समझ गए होंगे। साथ ही इसमें कुछ और, अगर हम इन सारे सुधारों को लाने चाहते हैं तो इसमें एक बात को और विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इसमें परिवर्तन होगा। इसके अलावा कुछ और चीजों में भी परिवर्तन होगा, जैसे हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट है 1956 में, और इसी के माध्यम से आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट एक तरह से शासित होता है। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो LIC एक्ट 1956 से ही शासित होता है। तो LIC में भी जो परिचालन स्वतंत्रता है वो भी बढ़ाई जाएगी, परिचालन स्वतंत्रता बढ़ाई जाएगी, और परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ा करके इसके बोर्ड का भी विस्तार किया जाएगा। इसके बोर्ड का विस्तार करके इसके प्रशासनिक निर्णयों में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके प्रशासनिक निर्णय भी तेज होंगे इसके बोर्ड का विस्तार करके। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो संशोधन होगा वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में भी होगा। आप ये जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक क्या है, एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब है कि इसकी स्थापना इस एक्ट के माध्यम से हुई थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया एक्ट 1999 के माध्यम से हुई थी। तो इस प्रकार से एक वैधानिक संस्था है और एक स्वायत्त संस्था है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि भारत में जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके बीच एक फेयर कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा सके, और फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देकर के इस सेक्टर की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। न केवल इस सेक्टर की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके बल्कि उपभोक्ताओं का भी संरक्षण किया जा सके। तो उपभोक्ताओं का संरक्षण करना भी इरडाई का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इस इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट है, इसके माध्यम से इसकी भी शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, और इसकी शक्तियों को इस प्रकार से बढ़ाया जाएगा ताकि उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इंडस्ट्री की तरफ से कुछ और डिमांड्स थी जो कि इस विधेयक में अभी तक नजर नहीं आई है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं ये माना जा रहा है कि इस विधेयक में वो चीज शामिल नहीं है। जैसे इंडस्ट्री, जो बीमा इंडस्ट्री है, उसकी एक डिमांड ये थी कि कंपोजिट लाइसेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए, यानी कंपोजिट लाइसेंसिंग का जो प्रावधान है उसको लाया जाए। ये कंपोजिट लाइसेंसिंग क्या होती है? जैसे भारत में अगर किसी का जीवन बीमा करना हो तो उसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, और सामान्य बीमा करना हो, जैसे मोटर बीमा करना हो या हेल्थ इंश्योरेंस करना हो या किसी अन्य प्रकार का बीमा करना हो तो उसके लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था होती है। लेकिन कंपोजिट लाइसेंसिंग के माध्यम से ये एक ऐसी लाइसेंसिंग व्यवस्था है कि एक बीमा कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकती है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस भी कर सकती है। तो इसकी डिमांड सरकार से की थी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, लेकिन अभी तक की खबरों के अनुसार इसको शामिल नहीं किया गया है। अभी हम देखते हैं कि जब ये संसद में पेश होगा। साथ ही इंडस्ट्री एक डिमांड ये भी कर रही थी कि किसी भी इंश्योरर की शुरुआत के दौरान, यानी कोई बीमा करता है, जब वो अपनी कंपनी की शुरुआत करता है तो उस शुरुआत के अंतर्गत जितनी न्यूनतम जरूरी पूंजी है उसकी सीमा को घटा दिया जाए। मान लिया वो सीमा अगर 1000 करोड़, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ है, तो उसकी सीमा को घटा करके 100 करोड़ कर दिया जाए। ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसको ये मत मानना कि 1000 करोड़ या 100 करोड़ जैसा कोई प्रावधान नहीं। ये उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है कि जो न्यूनतम पूंजी है बीमा कंपनी की शुरुआत की, उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी, उसको कम करने की इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड थी। इस डिमांड पर भी अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि इसको शामिल किया गया है। तो अभी देखते हैं कि जब ये संसद में आएगा
और संसद से पास होगा और राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी तो किस तरह के इसमें चीजें शामिल की जाती हैं, एक ब्रॉड चीजें हमने आपको यहां पर बता दी है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में मात्र 24,999 में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं में आपको संपूर्ण जीएस का कवरेज मिलेगा। मात्र 14 महीने में यह कोर्स संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, यानी एक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी क्लास चलेगी तो लाइव चैट के दौरान आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे आपका तुरंत संशय निवारण भी होगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि आप ठीक तरह से नोट्स तैयार कर सके। इसके अलावा 18 टेस्ट भी होंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस के होंगे, ताकि आप अपनी तैयारी का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकें। 10 कलर्ड प्रिंटेड नोट्स बुकलेट्स भी आपको प्राप्त होंगी, जीएस से संबंधित होंगी वो। तो एक संपूर्ण कवरेज है जो आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। इस कोर्स में एडमिशन आप अभी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है, इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। तो अपने एडमिशन को तुरंत सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का संशय हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की शाखा रांची में भी शुरू हो चुकी है, तो वहां पर भी आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी अपनी कर सकते हैं। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी प्रस्तावित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 51%, 74%, 90% या 100%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।